हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर। ठीक है, लाइट में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। हमें ये भी देखना होगा कि रिफ्लेक्शन किसके थ्रू कराया जाता है और रिफ्रैक्शन किसके थ्रू कराया जाता है। रिफ्लेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी बेस्ड ही सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से रहेगी। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपके होंगे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे जिस चैप्टर का नाम हम केवल लाइट से पढ़ रहे हैं, इसी को हम 12th में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स नाम से। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे ऑप्टिक्स नाम होता है यही यहाँ पे लाइट नाम से होगा। ठीक है, चलिए अब ये भी इसमें देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। तो आप यहाँ पे देखते जाइएगा। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनीशन, सम बेसिक डेफिनीशंस इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम शैडो फॉर्मेशन देखेंगे कि शैडो किस तरीके से बनती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू कराया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए उसके बाद रिफ्लेक्शन में ही अपन प्लेन मिरर पढ़ेंगे और कर्व मिरर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लास स्लैब आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे TIR, जिसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रिज्म के बारे में देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज होगी वो अपन गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लेंस जब भी पढ़ेंगे तो लेंस जब आएगा तो वो हमेशा रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लेंस के थ्रू हम रिफ्रैक्शन ही देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी लाइट, कि लाइट आखिर होता क्या है। अच्छा उसके पहले हम लिख लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग रहेगी ऑप्टिक्स। आप देखिए इसको देख के घबराइएगा नहीं, ये एक बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखिए ऑप्टिक्स। अब इसमें लिखिए ऑप्टिक्स में इट इज़ दैट ब्रांच, कॉपी पेन एकदम लेके बैठ जाइए। ठीक है, खूब मज़ा आने वाली है आज। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ that branch of physics which deals with the study of nature, which deals with the study of nature, production and propagation of light, ठीक है। चलिए ये तो आप सीख गए। अब ऑप्टिक्स में देखिए थोड़ी सी बस बेसिक नॉलेज है, इसे आप जान लीजिए। ऑप्टिक्स के अंदर हमें दो तरीके की ऑप्टिक्स पढ़नी होती है। ठीक है, एक होता है आपका, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये एक नाम होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें दो तरीके की ऑप्टिक्स पढ़नी होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही हमें पढ़ना है, ये ऑप्टिक्स हमें पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक आती है क्वांटम ऑप्टिक्स और दूसरी आती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो एक वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे इसमें दो पोर्शन होता है, एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स और इसमें हम देखेंगे दूसरा होता है आपका यहाँ पे फिजिकल ऑप्टिक्स, ये होता है। ठीक है,
तो इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए और ध्यान रखिए कि ऑप्टिक्स के अंदर हमें क्या क्या फ्यूचर में भी अगर पढ़नी हुई तो एक बार नाम तो याद रहेगा ना कि हमें इतनी नॉलेज है, इतनी चीज़ों के बारे में हमने सुना है नाम। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिक्स में हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही हमें पढ़नी होगी, वेव ऑप्टिक्स अभी हमें नहीं पढ़नी है। लेकिन बस जान लीजिए कि वेव ऑप्टिक्स में भी दो तरीके की ऑप्टिक्स होती है, एक होती है क्वांटम ऑप्टिक्स और दूसरी होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गया अभी बेसिक नॉलेज ऑप्टिक्स के बारे में। अब आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी इसमें लाइट, कि व्हाट इज लाइट। तो हेडिंग लिखिए लाइट, कि लाइट क्या होती है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए, लाइट में लिखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes in us the sensation of sight, which causes in us the sensation of sight, sensation of sight। ठीक है, मतलब लाइट का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो पता चल गया कि लाइट होती क्या है, तो लाइट होती क्या है ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ चीज़ और देखना होता है, हम बात करते हैं मीडियम के बारे में। ठीक है, कि मीडियम क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक चीज़ और लिखिए इसमें, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में लिखिए आप, हेडिंग लिखिए नेचर ऑफ लाइट। इसमें लिखिए लाइट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, लाइट शोज द properties of both wave and particles, so light has a dual nature, DUAL, dual nature, and its modern theory is called quantum theory of light, ठीक है, मतलब इसमें जो मॉडर्न थ्योरी अपन पढ़ते हैं उसका नाम होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब ये समझिए कि लाइट के नेचर दो तरीके के होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये हम पार्टिकल नेचर के बारे में तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे वेव नेचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग नहीं, आप एक और पॉइंट लिख लीजिए। एक यहाँ पे आप नोट बना के लिखिए, नोट में पॉइंट है हमारा कि द स्पीड ऑफ लाइट वेव in vacuum is very high. The speed of light waves in vacuum is very high। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना about 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम के बारे में, कि जो लाइट होता है, लाइट में हमें कितने तरीके के मीडियम पढ़ने होते हैं। तो देखिए अगर हम मीडियम की बात करें तो ये भी आप लिखते जाइएगा। मीडियम में देखिए एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये होता है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ये होता है। और तीसरे का नाम होता है ओपेक, ये होता है।
तो मीडियम कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, एक तो ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। अब इसमें देखिएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट होगी वो 100% पास कर जाती है, 100% पास कर जाती है। ये मेरी बात समझ गए कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट 100% पास कर जाती है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट अगर मीडियम हुआ तो इसमें जो लाइट होती है वो 0 से 100% के बीच में पास हो सकती है, यानी कि 0 से 100 के बीच में ही रहेगा, मतलब 100% लाइट पास नहीं होती है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम से, ठीक है। लेकिन अगर ओपेक मीडियम की बात करें तो ओपेक में कोई भी लाइट पास नहीं होती है, मतलब हम बोलेंगे कि 0% लाइट पास होती है, या ये बोल दें कि लाइट पास होती ही नहीं है। तो मीडियम तो समझ में आ गया कि मीडियम 3 तरीके का होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम, ठीक है। ये होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट 100% पास करती है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में लाइट 0 से 100 के बीच में पास करती है, ओपेक मीडियम में लाइट पास करती ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई, कॉपी कर लीजिए। अब इसमें देखिए, चलिए एक बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो एग्जाम्पल होगा, जैसे अपन ग्लास ले लें, ग्लास कैसा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट 100% क्रॉस कर जाती है, ठीक है। अब हम ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं पेपर को जब आप ऐसे देखेंगे तो 100% तो लाइट पास नहीं होती है, लेकिन लगता है कि थोड़ा बहुत लाइट पास कर जाती है, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में तो आयरन शीट ले लीजिए, सॉरी ओपेक में तो आयरन शीट ले लीजिए या वुड ले लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, अब कॉपी कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी है, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए रे, RAY, रे। अब हम पहले देखेंगे कि रे होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि रे होती क्या है। तो इसमें आप लिखिए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ along which, स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels in homogeneous medium, the light travels in homogeneous medium is called, in homogeneous medium is called ray. Straight line path along which the light travels in homogeneous medium is called rays, ठीक है, ये समझ जाइए। अब देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बीम, बीम। अब देखिए रे की अगर बात कर रहे थे तो रे क्या होता है? तो रे में हम बोलते हैं कि जैसे लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, लेकिन मीडियम सेम है, मीडियम सेम है या होमोजीनियस मीडियम है, तो उसे ही बोला जाता है रे। लिखिए बीम, बीम को आप लिख सकते हैं बिग साइज रे, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसमें अ बंडल और बंच, अ बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड, अ बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, इज कॉल्ड बीम, ठीक है, ये होता है। अब समझिए इसके बाद, ये तो हम रे की बात कर रहे थे कि रेज क्या होती है और बीम क्या होती है, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। जैसे अगर हमसे बोलता है कि इसमें बीम क्या होती है, तो बहुत सारी रेज जब एक साथ जाती हैं तो उसी बंच या उसी बंडल को बोला जाता है बीम। ये बात समझ में आ गई। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिएगा, शैडो फॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दो क्या तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, और एक ज़रूरत पड़ेगी सोर्स की, और ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीन की, क्योंकि स्क्रीन रहेगी तभी हम शैडो देख पाएंगे। ठीक है, तो शैडो फॉर्मेशन के केस में हमें ज़रूरत किस चीज़ की थी? एक तो हमें ज़रूरत है सोर्स की, फिर हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे किस चीज़ की? तो यहाँ पे गड़ेगी स्क्रीन की, स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जो सोर्स होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटेंडेड, और एक हो सकता है स्मॉल। मतलब सोर्स जो हो सकता है वो दो तरीके का, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। ठीक है, दो तरीके का हो सकता है। अच्छा, स्मॉल को अपन पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्मॉल को अपन पॉइंट, और दूसरा है एक्सटेंडेड। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है पॉइंट और दूसरा हो सकता है एक्सटेंडेड। तो दो तरीके का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये अब स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पे ही हमारी क्या बनेगी? फोटो बनेगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये बस जस्ट समझने वाली बातें हैं, इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप बस इसको इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे फोटो या शैडो बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके लिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने पॉइंट सोर्स ले लिया। क्या ले लिया? पॉइंट सोर्स। ठीक है, हमने सोर्स कैसा लिया? पॉइंट लिया, और पॉइंट सोर्स लिया, और हम ले लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हमने पॉइंट सोर्स ले लिया और पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आप खुद इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट सोर्स है और ये है हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ले लीजिए, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब इसकी रे इसके ऊपर पड़ेगी तो जो इमेज यहाँ बनेगी ये भी पॉइंट इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी, या इसको बोलेंगे पॉइंट शैडो बनेगी। ठीक है, तो शैडो इसका मतलब कैसा बनेगा? पॉइंट शैडो बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा हम ये करते हैं कि हमारे पास सोर्स था पॉइंट सोर्स था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो एक्सटेंडेड था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था। अब हमें देखना है कि शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट सोर्स है और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब यहाँ से रेज आएगी और इसके ऊपर टकराएगी तो क्या पीछे कहीं शैडो बन पाएगी? कोई शैडो नहीं बनेगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो इसकी रेज होगी ये यहीं टकरा के यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो शैडो फॉर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो शैडो, ये हम बोलेंगे। ठीक है, थर्ड की अगर बात करें, हम बोल दें कि हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा, सॉरी एक्सटेंडेड सोर्स है, और हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब बताइए शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि कोई भी शैडो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये पॉइंट साइज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का और सोर्स बहुत बड़ा है, तो इसकी शैडो यहाँ पे बने, कहीं स्क्रीन पे बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे घरों में लाइटें जो जलती हैं, अगर एक घर में मच्छर उड़ रहा है, ठीक है, तो क्या मच्छर की शैडो कहीं बनती है? ऐसे अगर उड़ रहा है तो इसकी शैडो बनती हुई नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसीलिए उसका भी कोई शैडो नहीं बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? नो शैडो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो आपने कॉपी कर लिया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए। हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारी हेडिंग है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप लिखिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखिए द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक of the light to the same medium, of the light to the same medium after striking, after striking a smooth surface is called, a smooth surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और करके लिखिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए इसमें रिटर्न्स बैक इन द इनिशियल मीडियम, रिटर्न्स बैक इन द इनिशियल मीडियम इज नोन एज KNOWN, is known as reflection, is known as reflection। ये चीज़ समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमें कुछ लॉज भी देखने होंगे, तो न हो तो यहीं पे हम लिख लें। अच्छा, इसके पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी किसी को हमने लिया नहीं कि प्लेन मिरर है कि कर्व मिरर है, लेकिन हम नॉर्मली अभी बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई मिरर है। ठीक है, इस मिरर से कोई लाइट रे आई और इस मिरर पे टकराई और टकराने के बाद अगेन उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, कोई लाइट रे थी, वो आई, इस मिरर से टकराई और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन, इसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। ये मेरी बात समझ में आई। उसी तरीके से मान लीजिए आपने मिरर लिया था, कर्व मिरर। ठीक है, इस तरीके का मिरर लिया था, कोई लाइट रे आई और यहाँ से टकराई और फिर से वापस चली गई। तो देखिए यहाँ पे ये आने वाली लाइट है और ये जाने वाली, तो ये लाइट रे आई, इससे टकराई और अगेन उसी मीडियम में चली गई, तो इसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे आई और यहाँ से टकराई और अगेन उसी मीडियम में चली गई, तो इसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। ओके, ये बात तो समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन हम प्लेन मिरर और कर्व मिरर से इस तरीके से कराते हैं। ठीक है, ये होता है, मतलब जो लाइट रे है वो उसी मीडियम में अगर रिटर्न बैक हो जाती है तो उसी प्रोसेस का नाम होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तो था रिफ्लेक्शन के बारे में अभी डेफिनेशन। अब इसमें आप लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसमें अब हम बात करें तो लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे आर के बाद ऐसे डैश लगा लेंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसे समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर था। ठीक है, प्लेन मिरर था, ये हमने पॉलिश कर दिया है, ये हुआ। अब समझिए कि कोई लाइट रे ऐसे आ रही है और इस प्लेन मिरर के ऊपर टकरा रही है।
टकराने के बाद अगेन उसी मीडियम में वापस चली गई। तो रिफ्लेक्शन वाले केस में आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा, एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा कि होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम ये डाल देते हैं नॉर्मल, क्या डाल देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसका नाम होता है इंसिडेंस या इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया। और इसको बोला जाता है नॉर्मल, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे नॉर्मल से हम ये एक एंगल मेजर करते हैं इसको इंसिडेंट रे तक, ठीक है। नॉर्मल से हम इंसिडेंट रे जो आई है वहाँ तक एक एंगल मेजर करते हैं जिसका नाम होता है आई, जिसका नाम होता है आई। उसी तरीके से नॉर्मल से एक रिफ्लेक्टेड रे की तरफ एक एंगल मेजर करते हैं जिसका नाम होता है आर। तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोला जाता है एंगल आर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, रिफ्लेक्शन का केस कभी भी आए हमेशा आई और आर आपस में बराबर होते हैं। हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा ही होगा। तो फर्स्ट लॉ में ये होता है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें इसको क्या बोला जाता है, अब समझिए एंगल ये आई है, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस एंगल, ये एंगल बोला जाता है। और इसको बोलते हैं एंगल आर को रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये नाम इसका होता है, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं कि एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट लॉ, कॉपी करिए। इसको इंसिडेंट कर लीजिए, कॉपी हो गया। चलिए ये तो हम समझ गए। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है, अब उसको हम देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ लिखिए, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एट द पॉइंट, द इंसिडेंट रे कॉमा the normal at the point and the reflected ray all lies on the same plane, all lies on the same plane, all lies in the same plane। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट, ठीक है, या इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ नॉर्मल। इसको समझिएगा, ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक प्लेन का मतलब ये समझ लीजिए कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो सेकेंड लॉ ये हमारा होता है, ठीक है इतना। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट में अब हम ये जानना चाहते हैं कि इमेज कितने तरीके की होती है, ठीक है। इमेज कितने तरीके की होती है, थोड़ा हम अब इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। लिखिए इसमें, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट रियल इमेज, फर्स्ट है यहाँ पे रियल इमेज, ये है। तो इसमें आप लिखना शुरू करिए कि रियल इमेज किसे बोला जाता है, लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द लाइट रेज coming from an object, actually coming from an object actually meet at a point, actually meet at a point, comma, after reflection from a mirror, after reflection from a mirror, comma, then the image formed is called, then the image formed is called a real image, called a real image। ठीक है, इसमें नीचे जस्ट उसी के नीचे आइए लिखिए, मतलब इस लाइन में आपने कंप्लीट कर दिया, अब उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखिए कि दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन, दिस इमेज can be obtained on a screen, this image can be obtained on a screen। मतलब जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब समझिएगा कि रियल इमेज, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है और निकल के किसी स्क्रीन पे टकरा रही है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में एक दूसरे को कट करती हैं, सही में एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो इमेज बनेगी उसी इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। सही में अगर रेज एक दूसरे को कट करें तो उसी को बोला जाता है रियल इमेज। अब समझिएगा, जैसे देखिए ये हमने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से कोई, बस जस्ट समझिएगा, ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था ऐसे, ये यहाँ से एक रेज ऐसे निकली, ठीक है, निकली और फिर ऐसे गई, ठीक है, ये हुआ, सॉरी, चलिए, यहाँ से रेज निकली और इस पे टकराई, टकराने के बाद ऐसे गई, ठीक है, और एक हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ से निकली और यहाँ गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे टकराई। अब ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब क्या था कि ये यहाँ से एक रेज निकली और इससे टकराई, टकराने के बाद ये वापस गई है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है जिसे R1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहीं से एक और रेज निकली और इस मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई जिसे R2 बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअली कट कर रही हैं, एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी ये रियल इमेज कहलाएगी। इमेज कैसी कहलाएगी? रियल इमेज कहलाएगी, क्योंकि ये सही में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी वर्चुअल इमेज, कि वर्चुअल इमेज बोला किसे जाता है, ठीक है। तो लिखिए, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द रेज, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, coming from an object appear to meet at a point, comma, after reflection from a mirror, comma, then the image formed is called,
इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। अभी तो हम बात करते रहे थे रियल इमेज की, सेकंड हमारा क्या था, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे समझिए कि वर्चुअल इमेज क्या है। तो देखिए, जैसे हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, ये प्लेन मिरर लिया है और यहाँ पे जस्ट समझिएगा कि जैसे ये था, यहाँ पे हम किसी को खड़ा कर दे रहे हैं, ऐसे कोई आदमी है जो खड़ा हो गया है, ठीक है, हम वर्चुअल इमेज समझते हैं। एक रेज यहाँ से सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से ये निकली, ठीक है, जब निकली तो इस मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट होता है तो जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे वापस चला जाता है। ये हो गया। तो फिर इसको हम ऐसे बस पीछे ऐसे कर देंगे, ये हम वर्चुअली कर रहे हैं, ये सही में ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअल में लाइट रे किधर चली जा रही है, ये जा रही है, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए, यहाँ से एक लाइट रे निकली, यहाँ पे गई, टकराई और टकराने के बाद ऐसे ही फिर ये वापस चली गई। तो वापस चली गई तो इसे भी हम बढ़ा दे रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ाने के बाद एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन क्या सही में ये रेज यहाँ और यहाँ जा रही है? ये सही में रेज जा नहीं रही है। रेज एक्चुअल में तो यहाँ जा रही है ना, ये तो जा नहीं रही है, लेकिन हम इसको इमेजिन करके आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी बढ़ा दे रहे हैं। तो ये दोनों देखो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है और यहाँ पे जब इमेज फॉर्म हुई तो ये रियली में कट नहीं हुआ है, ये इमेजिनरी कटिंग हुई है। इसीलिए इस इमेज को बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। कैसा? वर्चुअल इमेज। जब रेज एक दूसरे को सही में कट ना करें, जबरदस्ती कट कराया गया हो, तो उस टाइप के इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। आपको बात समझ में आ गई? तो ये था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में एक बेसिक नॉलेज। ठीक है, क्या होती है वर्चुअल इमेज, क्या होती है रियल इमेज, ये चीज़ें आप सीख गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हम देखेंगे पहले रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब लेकिन इसमें आप समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अभी हेडिंग मत लिखिए, अभी ये समझिए कि रिफ्लेक्शन कराना है तो हम किसके किसके थ्रू रिफ्लेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में अब समझिएगा, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरीके से हम कराते हैं। एक तो हम कराते हैं बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, और दूसरा होता है बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर। ये चीज़ होता है। ठीक है, हमें इन दोनों को ही पढ़ना है। प्लेन मिरर के थ्रू भी हमें रिफ्लेक्शन देखना है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू भी हमें रिफ्लेक्शन देखना है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन में, कि रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन किसके थ्रू, तो हम बोलेंगे प्लेन मिरर के थ्रू, और दूसरा किसके थ्रू, स्फेरिकल मिरर के थ्रू। ठीक है, इतनी बात। चलिए ये आप फर्स्ट हेडिंग डालिए, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, या फिर ऐसे लिखिए कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ये चीज़ सबसे पहले लिखिए, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, आपने हेडिंग लिख लिया रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब इसमें हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके से होता है। हालांकि ये चीज़ तो हम समझ ही गए कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से प्लेन मिरर से होता है। तो इसमें हमने लिख भी लिया, बस जस्ट एक बार और इसको देख लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखानी है, उसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये था, तो ये जैसे मिरर था, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था ये, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इधर बनती है। ठीक है,
और इधर भी बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि x मीटर है, तो यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस x मीटर के बराबर ही होती है। बात समझ में आ रही है? हमने ये तो देख लिया ना कि अगर इससे ये बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो यहाँ से लाइट रे आती है वो एक्चुअली में यहाँ पे मीट नहीं होती है, मीट कराया जाता है, इसीलिए इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, बस आप लिखना आप शुरू कर दीजिए इसमें। तो आप हेडिंग लिखिए, इसमें आप फिर से ये बना लीजिए। ये बनाने के बाद आप हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हम प्रॉपर्टी लिखवाते चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। सेकेंड पॉइंट है, द इमेज इज इरेक्ट। द इमेज इज इरेक्ट, ERRECT। द इमेज इज इरेक्ट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इमेज इज इरेक्ट का क्या मतलब है, और फर्स्ट पॉइंट का था कि द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, ये तो हम समझ गए। सेकेंड पॉइंट था द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब देखो इसकी गर्दन ऊपर तो इसकी भी गर्दन ऊपर, तो दोनों इमेज सीधा है कि उल्टा है? सीधा है ना, तो इसी को बोला जाता है इरेक्ट। तो द इमेज इज इरेक्ट। थर्ड पॉइंट है, द इमेज इज laterally। The image is laterally inverted। The image is lateral। अरे यार गया, laterally। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, द इमेज इज laterally inverted, LATERALLY, laterally inverted ये रहा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये लड़की थी और लड़की झुमका पहनी थी। क्या पहनी थी? झुमका। तो जब वो मिरर में देखेगी तो जो झुमका इधर था वो झुमका इसको इधर दिखेगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सही में इस कान में अगर लड़की के झुमका रहा होगा, तो जब आप मिरर को देखेंगे ना तो मिरर में वो झुमका इस साइड नज़र आएगा। तो इसी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इसी का नाम होता है। अब ये तो हम समझ गए। अब आगे जैसे एम्बुलेंस में आप देखते हैं कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है। जब एम्बुलेंस को देखेंगे तो एम्बुलेंस में ए उल्टा नज़र आता है। मतलब आप ये समझिए कि ये अगर बहुत गाढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से है ये ए, अगर आप यहाँ पे मिरर लगा दें तो अब ये जो बनेगा इसमें से जो ए ये वाला पोर्शन होगा ना, ये बहुत गाढ़ा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द साइज ऑफ इमेज इज सेम। The size of image is same। The size of image is same as the size of the object। As the size of the object। The size of the image is same as the size of object। यहाँ पे समझिएगा, ये हमारी इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो इमेज है इनकी साइज होती है सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होती है? सेम, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द distance between the object, same as the distance between the object from the mirror, distance between the object from the mirror। कहने का मतलब ये है कि मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये होता है। अच्छा, नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट नीचे लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of the image is that it is laterally inverted, it means if you raise your hand, if you raise your left hand, it would appear in the plane mirror that you have raised your right hand, कहने का मतलब समझिएगा, जैसे अगर मैं ये, जैसे कि लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो अगर मैंने ऐसे लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है, तो इमेज में क्या लगता है, अगर सामने मिरर है तो उस मिरर में लगेगा ना कि जैसे मैंने ये हाथ उठाया है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, मतलब जो हाथ इधर था और वो हाथ इधर हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बात और आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है ये समझिए, और समझिए क्या, आप डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड पॉइंट में लिख लीजिए, ये STD बना के लिखिए, यहाँ पे लिखिए, किसी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की, मिरर की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था प्लेन मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज बनाई जाती है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के थ्रू हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, अब जाके इसके बाद मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें प्लेन मिरर में एक बेसिक सी नॉलेज देखनी थी, हमें ये देखना था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन में दो लॉ यूज़ होते हैं, एक होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता था। दूसरा होता था कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इन्हें हमने देख लिया। आप लोग भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और नोट एकदम धाकड़ बनाइएगा, ठीक है। जितना लिखवाया जा रहा है आप नोट बहुत अच्छी बनाइएगा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, और उस पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।